Hello everyone, welcome to Wise Education, and we are doing a new topic, that is the restriction endonuclease. Even we have done the some portion of this enzyme और restriction endonuclease. इन enzymes के बारे में और restriction endonuclease के बारे में हम कुछ portion discuss कर चुके हैं last two parts में. Today we will start the new parts, and in this part we will discuss about the different types of restriction endonuclease enzymes, what are the restriction site of these enzymes, different types of restriction endonuclease enzyme, and the application of the restriction endonuclease enzyme. ये हम इसके अंदर आज डिस्कस करेंगे, एंड आई होप ये कंप्लीट हो जाएगी वीडियो, आपका पोर्शन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्लियर हो जाएगा. तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, जिससे कि आपको जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एंड द रिकॉग्निशन साइट. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि इसकी रिकॉग्निशन साइट कौन कौन सी होती है और किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा और कौन आपका ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दी इको R1. इको R1 जो होता है वो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ से लिया गया है. इको RI इश्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरियम से लिया गया है, जिसकी स्ट्रेन कौन सी होती है, RY13 होती है, और इसकी जो रिकॉग्निशन साइट होती है वो क्या होती है, AATT. AATT पर क्या करता है, ये यहाँ पर कट लगाएगा और उसके बाद जो स्टैंड होंगे वो कैसे प्रोड्यूस होंगे, कुछ इस तरह से प्रोड्यूस हो जाएंगे. ये लॉन्गर स्ट्रैंड और इधर की तरफ छोटा सा स्ट्रैंड, और इसी तरह से यहाँ लॉन्गर और एक शॉर्टर स्टैंड, इस तरह से प्रोडक्शन होती है. तो मीन्स ये जो स्टैंड इस तरह से बनते हैं, वन आर्म इज द लॉन्ग एंड वन आर्म इज द शॉर्ट, दैट इज द कॉल्ड द स्टिकी एंड्स. हम लास्ट वीडियो में अगेन डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग अगर क्लियरली इसको समझना चाहते हैं तो आप लास्ट की वीडियोस देख सकते हैं. नेक्स्ट जो है दैट इज द हिंट थर्ड. हिंट थर्ड जो होता है वो किससे लिया जाता है, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा RD से. जो थर्ड नेम दिया जाता है वो उसकी डिस्कवरी के बेसिस पर है, यानी कि सीक्वेंस वाइज सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ उसको हम लोग फर्स्ट बोल देते हैं, सेकंड एंड देन थर्ड. वैसे हिंट फर्स्ट नहीं है, हिंट थर्ड से ही हम लोग सेकंड से डिस्कस करते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम उस डिस्कवरी की गई थी हिंट थर्ड की. इसका जो सीक्वेंस होता है, रिकॉग्निशन साइट जो होती है या क्लीवेज साइट जो होती है वो होती है आपकी AGCT. अगेन इसमें भी स्टिकी एंड प्रोड्यूस होगा, बिकॉज इट प्रोड्यूस वन लॉन्गर आर्म एंड वन इज द शॉर्टर आर्म. दो टाइप्स की आर्म प्रोड्यूस होंगी इसमें, या दो टाइप के स्ट्रैंड्स प्रोड्यूस होंगे, जिसमें कि एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी. तो इसलिए ये भी अगेन स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेंगी. इस तरह से BAM-HI भी स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है. अब हम देख लेते हैं ब्लंट एंड. ब्लंट एंड कैसे प्रोड्यूस होता है, अगर दोनों ही इक्वल स्ट्रैंड हो. ठीक है, दोनों पर कट कहाँ लगेगा, दोनों स्ट्रैंड पर लगता है, क्योंकि DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है. ये ऑलरेडी हमें पता है कि जो डबल स्ट्रैंड है तो डबल स्ट्रैंड पर कट लगेगा, तो डबल डबल स्ट्रैंड प्रोड्यूस होंगे. तो अगर वो इक्वल साइज के हैं तो उनके बीच कोई डिफरेंस नहीं है, कोई लॉन्ग नहीं है, कोई शॉर्ट नहीं है, तो दैट इज नोन एज दी ब्लंट एंड. मीन्स जो नेचर होगी उस एंड्स की जो प्रोड्यूस होंगे वो होंगे आपके ब्लंट एंड. बट स्टिकी एंड को हम लोग इजीली स्टिक कर सकते हैं, ये ज़्यादातर कैपेबल होते हैं एज कंपेयर टू द ब्लंट एंड के, कि ये इजीली क्या हो जाए, दूसरे स्टैंड के साथ इजीली क्या हो जाए, वो बाइंड हो जाए. क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके पास में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहते हैं. जब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कैसे होंगे, जैसे कि ये फ्रीली प्रेजेंट है, यहाँ पर सपोज करो G है, यहाँ पर G है, तो ये किसके साथ बाइंड करने की कोशिश करेगा, C के साथ बाइंड करने की कोशिश करेगा, और दूसरे स्टैंड के साथ सपोज करो ये C है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड हैंगिंग फॉर्म में रहता है, यानी लटके हुए रहते हैं फ्रीली, तो ये जल्दी से उसके साथ बाइंड होकर के बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं. ब्लंट एंड में कोई स्टिकी एंड नहीं होता है, इक्वली दोनों रहते हैं, और कोई भी फ्री जो बेस पेयर होता है, जो फ्री होती है न्यूक्लियोटाइड, वो प्रेजेंट नहीं होती. मींस कंप्लीटली बाइंड ही होगी. जैसे इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो ये स्ट्रैंड है ये प्रोड्यूस होगा, ये हो जाएगा आपका TG एंड यहाँ पर भी फिर से हो जाएगा आपका G. तो ये कैसा होगा, इस तरह से प्रोड्यूस होगा, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो दूसरा होगा वो यहीं पर प्रेजेंट रहेगा, ये बना लेगा आपका A, देन C और C.
मीन्स यहाँ पर कोई भी फ्री स्ट्रैंड प्रेजेंट नहीं है, सॉरी फ्री न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट नहीं है जो कि बाइंड कर सके। जब फ्री नहीं प्रेजेंट है तो वो कैसा प्रोड्यूस करता है एंड, उसको हम लोग बोल देते हैं ब्लंट एंड, यानी वो जल्दी से स्टिकी क्रिएशन नहीं करेगा, स्टिक नहीं हो पाएगा, जल्दी से नहीं चिपक पाएगा, क्योंकि उसके पास फ्री नहीं है न्यूक्लियोटाइड, वो ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री और ऑलरेडी वो बाइंडेड है। हाँ, लेकिन फिर भी हम लोग इसको भी यूज करते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली जो यूज किए जाते हैं वो स्टिकी एंड वाले ही प्रोड्यूस करते हैं जीन क्लोनिंग में। तो इसी तरह से ब्लंट एंड इनका भी प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे कि ये थर्ड की बात करें, वो हीमोफिलस एजिप्टियस से लिया गया है, जिसका की जो रिकॉग्निशन साइट है वो क्या है, GC है। GC के बीच में वो कट लगा देगा, GGCC है एक्चुअली, तो यहाँ पर बीच में वो कट लगाएगा और 2 स्ट्रैंड इसी तरह से प्रोड्यूस हो जाएंगे, दैट इज अगेन दी ब्लंट एंड्स। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लेंगे। सिर्फ यही एंजाइम्स नहीं है, और भी आपको मिल सकते हैं, आप नेट पर डिस्कवर करेंगे, काफ़ी सारी टेबल्स आपको मिल सकते हैं, आप लोग वहाँ से और भी देख सकते हैं। लेकिन इट इज़ जस्ट फॉर एन आइडिया व्हाट आर द स्टिकी एंड ब्लंट एंड, कौन से प्रोड्यूस करते हैं स्टिकी एंड और कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, और कौन से प्रोड्यूस करते हैं ब्लंट एंड। क्लियर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो ऑलरेडी हमें पता है, वो क्या करते हैं, वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं डीएनए फ्रेगमेंट को, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं। बट फ्रेगमेंट्स में कब तोड़ते हैं, जब पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट या क्लीवेज साइट उसके अंदर प्रेजेंट हो। तो इन्हीं बेसिस पर कि उसके पास कौन सी क्लीवेज साइट है डीएनए के पास, या उसको कुछ और रिक्वायरमेंट तो नहीं है, या टारगेट साइट क्या है उसकी, वो उसके पास में है 5 प्राइम एंड पर है 3 प्राइम एंड, तो ये कुछ इस तरह से कुछ बेसिस के बेसिस पर या फिर कुछ टारगेट साइट के बेसिस पर या कोफैक्टर के बेसिस पर इनको डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट्स में। तो ये मेजरली कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। नेचुरली अकरिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स या 4 ग्रुप्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जिसको कि हम रोमन लेटर में लिखते हैं। इनके किस बेसिस पर ये डिवाइड की हुई है, ऑन देयर कंपोजिशन एंड एंजाइम कोफैक्टर रिक्वायरमेंट, जो भी कोफैक्टर उन्हें चाहिए होते हैं, द नेचर ऑफ देयर टारगेट सीक्वेंस एंड द पोजीशन ऑफ देयर डीएनए क्लीवेज साइट रिलेटिव टू द टारगेट सीक्वेंसेस, यानी कि क्लीवेज साइट क्या उस टारगेट सीक्वेंस में प्रेजेंट है जहां उनको क्लीवेज करना है, जहां उन्हें कट लगाना है, उसी बेसिस पर ये डिवाइड किए हुए हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो इसी बेसिस पर क्या है, डिफरेंशिएट की गई है। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर इज द नॉन प्रोटीनेशियस सब्सटेंस या सबस्ट्रेट या पोर्शन, नॉट अ सबस्ट्रेट और ये पोर्शन, क्योंकि नॉर्मली जो होता है एंजाइम क्या है, एंजाइम एक्चुअली में 3D स्ट्रक्चर एक प्रोटीन होती है। अगर इस प्रोटीन को हम कंप्लीटली बोले तो ये कैसा हो गया, प्रोटीनेशियस पार्ट, लेकिन इसके अलावा एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए कुछ नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट की भी ज़रूरत होती है, और वो जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट प्रेजेंट होते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं, सपोज करो ये हो गया प्रोटीनेशियस पार्ट और ये आपका हो गया नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, तो जब ये इसके साथ बाइंड होगा तभी वो फुल्ली एक्टिव रहेगा या अपने फंक्शन एक्टिवली कर पाएगा। तो इसी नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोफैक्टर्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है जो कि हेल्पफुल होता है उसको एक्टिवेशन के लिए या उसका प्रॉपर वर्क करने के लिए। जो कैरेक्टरिस्टिक है इन एंजाइम्स की वो इस तरह से है। टाइप फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो इट क्लीव्स एट साइट अवे फ्रॉम अ रिकॉग्निशन साइट, मीन्स रिकॉग्निशन साइट, सपोज करो ये कोई डीएनए का फ्रेगमेंट है और यहाँ पर ये है रिकॉग्निशन साइट, लेकिन ये यहाँ पर कट नहीं करता है, ये यहाँ पर कहीं जाकर के कट लगाता है। तो दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप 1। मल्टीफंक्शनल प्रोटीन होती है विद बोथ रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन एंड मिथाइलेज एक्टिविटी, मीन्स ये मॉडिफिकेशन क्रिएट करता है, मिथाइल ग्रुप ऐड कर सकता है और रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन यानी कि कट तो करेगा ही क्योंकि वो उसका मेन फंक्शन है। तो ये मल्टीपर्पज के लिए या मल्टीफंक्शनल होती है प्रोटीन या मल्टीफंक्शनल एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं दोनों के वर्क के लिए, डाइजेशन प्लस मिथाइलेज एक्टिविटी और यू कैन से मॉडिफिकेशन। मिथाइलेज एक्टिविटी अगर नहीं भी आपके माइंड में रहती तो यू कैन राइट द ओनली मॉडिफिकेशन, मीन्स इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। टाइप सेकंड जो होते हैं इट क्लीव्स विद इन अ रिकॉग्निशन साइट और समटाइम अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट, थोड़ा सा दूर कर सकते हैं, ये काफी दूर करते हैं, नियर अबाउट। कई बार इनके अंदर कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो 1000 बेस पेयर अवे भी करते हैं,
100 भी कर सकते हैं, 1000 तक भी कुछ में देखा गया है एंजाइम्स के अंदर कि वो रिकॉग्निशन साइट से 1000 तक भी कर सकते हैं, बट रेयरली, लेकिन फिर भी डिस्टेंस पर होते हैं। ये थोड़ा सा दूर करते हैं, लेकिन ज्यादातर रिकॉग्निशन साइट पर ही क्लीवेज करते हैं। एंड मोस्टली रिक्वायर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अगेन एज अ को फैक्टर उनको यूज किया जाता है जिससे कि वो क्या कर सके, वो अपना प्रॉपर वर्क कर सके। सिंगल फंक्शन होता है, मींस रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन होता है, और इनके अंदर कोई भी मिथाइलेज एक्टिविटी नहीं होती, मींस मॉडिफिकेशन ये नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा यूज होने वाले एंजाइम्स जो कि जीन क्लोनिंग में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग यूज करते हैं, वो यही होते हैं टाइप 2। नेक्स्ट जो है टाइप 3, इट क्लीव्स द डीएनए एट साइट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ शॉर्ट डिस्टेंस पर वो क्या करते हैं, कट करते हैं फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट एक्चुअली में होती है जहां पर कि वो पहचानता है उस साइट को, जो एंजाइम है। कि सपोज करो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ये क्या हुआ, एक डीएनए फ्रेगमेंट है, यहाँ पर वो रिकॉग्निशन साइट है, तो वो या तो इसी साइट में कट लगा दे या फिर कहीं दूर लगा दे, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्लीवेज साइट, और जहां पर पहचानता है वो उसको, दैट इज द रिकॉग्निशन साइट। इट अगेन रिक्वायर्स द एटीपी एंड स्टिमुलेट द रिएक्शन, एटीपी जो है रिएक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए यूज होती है। कई बार इसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है वो कुछ मिथाइलेटेड भी होता है, जैसे कि एस एडेनोसिल होता है, यानी कि एडेनोसिल पर कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, तो वो भी इसके अंदर यूज हो जाते हैं। जो टाइप 4 होता है, टारगेट्स द मॉडिफाइड डीएनए, ये किसको टारगेट करता है, मॉडिफाइड डीएनए को, और वो मॉडिफाइड डीएनए या तो आपका मिथाइलेटेड हो सकता है, या फिर हाइड्रोक्सी मिथाइलेटेड हो सकता है, या फिर ग्लाइकोसाइलेटेड भी हो सकता है। ग्लाइकोसाइलेटेड मतलब ग्लूकोज के कोई मॉलिक्यूल्स उस पर ऐड हो रखे हो सकते हैं। एंड शो द वीक सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी, सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी इसकी बहुत ज्यादा नहीं होती है, काफी वीक होती है एज कंपेयर टू द अदर एंजाइम्स। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। बस ये है, आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि क्लीवेज एक्टिविटी तो है ही सभी के अंदर, बस किसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा जो है कोफैक्टर की जरूरत है, या एटीपी की जरूरत है, या फिर कुछ मॉडिफाइड डीएनए को रिकॉग्नाइज करा है, ये सब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इनके अंदर प्रेजेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज द टाइप 2 एंजाइम जो है मोस्ट प्रोबेबली यूज करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इवन ज्यादातर वही यूज किया जाता है। कुछ ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि गिवन है कि जो टाइप 1 एंड 3 है वो क्लीव करते हैं डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर विद इन द रिकॉग्निशन साइट, एंड द अदर क्लीव डीएनए रैंडमली, और डीएनए को रैंडमली भी कट कर सकते हैं। समटाइम्स जो ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस का जो डिस्टेंस होता है और क्लीवेज सीक्वेंस का जो डिस्टेंस होता है वो कितना हो सकता है, हंड्रेड्स ऑफ बेसिस और कई बार थाउजेंड्स ऑफ बेसिस भी हो सकता है। तो जो फर्स्ट एंड थर्ड टाइप के हैं वो कुछ एक ही टाइप के एंजाइम्स होते हैं, थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंशिएशन होता है, मीन क्लीवेज साइट को लेकर के इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं कि ये क्या करते हैं, अवे मतलब रिकॉग्निशन साइट से दूर जाकर के कट क्रिएट करते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कहाँ यूज किया जाता है, और मैं हमेशा से स्टार्टिंग से पार्ट 1 से ही मैंने ये बोला है कि जो उसका यूजेस है वो किस में होते हैं, उसका होता है आपका जीन क्लोनिंग में। जीन क्लोनिंग में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम उसको मोस्टली यूज करते हैं, या फिर प्रोटीन के प्रोडक्शन में। जो ज्यादातर यूज होता है वो होता है प्लाज्मिड को लेकर के। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो कट का काम करता है, और वो कट किस में लगाएगा, वो प्लाज्मिड के अंदर लगा सकता है, वो डीएनए के अंदर लगा सकता है, या फिर कोई और अदर वेक्टर अगर हम ले रहे हैं तो उसके अंदर भी वो क्रिएट कर सकता है। ज्यादातर जो हम वेक्टर यूज करते हैं वो होता है आपका प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ही क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर एक तो सबसे ज्यादा क्या है कि ये इजीली क्या हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है विद इन द सेल, सेल्स के अंदर हो सकता है रेप्लिकेट। ये क्या होता है इसके अंदर, सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो होता है पॉलीलिंकर सीक्वेंसेस। दैट मीन्स इसके अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज कर सकते हैं कट लगाने के लिए। अगर सपोज करो हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप का नहीं है, इसके अंदर सपोज करो यही कोई होता, अगर ये PST1 की हम बात करें कि यही सिर्फ रिकॉग्निशन साइट होती तो हमें सबसे पहले यही ढूंढना पड़ता, यही हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करना पड़ता। लेकिन इसके पास में और भी है तो हमारे पास अदर ऑप्शंस हो जाते हैं कि हम इससे कट लगा सकते हैं, या फिर इसको यूज कर सकते हैं, या फिर इसको, या फिर इसको।
राइट। तो इस तरह से हम लोग प्लाज्मिड को यूज करते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट की वजह से। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बस यही यहाँ पर गिवन है। दिस अलाउ द फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि बहुत फ्लेक्सिबल है चीजें, जल्दी से कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रही है, क्योंकि हम कोई और एंजाइम भी इसकी जगह यूज कर सकते हैं। When inserting gene fragment into the plasmid vector, restriction site contained naturally within gene may influence the choice of endonucleases for digesting the DNA। हम लोग एंडोन्यूक्लियस की अब वेराइटीज हमारे पास हो गई है, हम कोई भी इनमें से यूज कर सकते हैं। Since it is necessary to avoid restriction of wanted DNA while intentionally cutting the end of DNA, लेकिन हमारे माइंड में ये भी होना चाहिए कि जो हम DNA यूज कर रहे हैं वो भी उसी से कट हो सके। तो माइंड में यह रखना जरूरी है कि जो फ्रैगमेंट हम लोग यूज करेंगे टू क्लोन अ जीन फ्रैगमेंट इनटू अ वेक्टर, बोथ प्लाज्मिड DNA and foreign gene insert typically cut with the same restriction enzyme and they are glued together substance of an enzyme that is known as DNA ligase। ये जो पूरा है ये इसकी समरी है, ये इस फिगर की समरी है। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं। तो ये आपके पास में हो गया प्लाज्मिड। ये सपोज करो इसकी क्लीवेज साइट है, यहाँ पर हमें कट लगाना है, तो इसके लिए अगेन हम क्या यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। सपोज करो ये जो स्पेसिफिक साइट है वो इको R1 के लिए है या नहीं भी है, हमें पता है ये प्लाज्मिड हमारे पास वो है जिसके अंदर इको R1 की क्लीवेज साइट है, तो हमने उसको अंदर डाल दिया। ठीक है, तो मतलब लेबोरेटरी में ये सारी चीजें हो रही है, इन विट्रो चीजें कराई जा रही हैं, तो हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने ये सारा प्रोसेस करा दिया। इको आरआई को हमने डाला, प्लस इधर हमने फॉरेन डीएनए लिया, उसके अंदर भी हमने इको आरआई डाला, तो दोनों सेम ही सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे। और जो इनकी सीक्वेंस होगी, जो सीक्वेंस होती है इको R1 की, वो क्या होती है आपकी AATT, यही उसकी होती है रिकॉग्निशन साइट। इस पर ये कट लगाएगा। अब कट लगाएगा तो ये यहाँ पर इसने क्या किया, ये कट लगा दिया, और ये जो सीक्वेंस है TT तो उसने कट कर दिया यहाँ से, और AA कैसा हो गया, यहाँ पर फ्री हो गया। इसी तरह से TT AA यहाँ पर भी फ्री हो गए। अब ये जो फ्री एंड है ये रेडी है बाइंड करने के लिए, स्टिक होने के लिए अदर फ्रेगमेंट से जिनके पास इनके कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट हो। और इनके कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ पर मिलेंगे, इस फॉरेन डीएनए में, क्योंकि ये भी हमने इको आरआई से कट किया है, तो कोई फ्रेगमेंट तो होगा ना जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पर आकर के इजीली ये रेड कलर का बाइंड हो जाएगा, ए के साथ में टी और टी के साथ में ए, कंप्लीटली बाइंड होकर के स्ट्रक्चर मिलेगी हमें ये, जिसको हम एनिलिंग भी बोलते हैं। मींस ये कंप्लीटली बाइंड हो गए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में पूरा मिल गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ गैप रह जाता है। जब इसको बाइंड किया जाता है तो यहाँ पर इसके अंदर गैप होता है। इस गैप को फिल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम, जो कि इनके बीच में दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में या फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो क्रिएट कर देता है, जिससे कि ये कंप्लीटली एक पूरा हमें कंप्लीट प्लाज्मिड मिल जाता है, जिसके अंदर हम डिजायर जीन रख सकते हैं। अब इसको हम लोग कहाँ पहुंचाएंगे, हम इसको पहुंचा देंगे एक बैक्टीरियल सेल के अंदर, और बैक्टीरियल सेल में इसका क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। या अदर केसेस में जब एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे, 2 बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होगा, फिर 4, 8 इस तरह से होगा, 16 इस तरह से डुप्लीकेशन होगा उसका बार बार, तो रेप्लिकेशन इनका भी साथ साथ होता रहेगा। जब इनका रेप्लिकेशन होगा तो इनसे जो जीन एक्टिवेट हुए हैं, मतलब जो हमने डाले हैं जीन, तो उनका रेप्लिकेशन होगा, उनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, उनका ट्रांसलेशन होगा, मींस फाइनली हमें वो प्रोटीन मिल जाएगी, वो प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसके लिए हमने ये पूरा प्रोसेस किया है, एंड दैट इज नोन एज द डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। फाइनली जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को ही लीड करता है जाकर के। वो एक सब्सटेंस है या एक पोर्शन है या एक उसका पार्ट है जो उसके अंदर एंजाइम है या प्रोटीन वाला पार्ट है, जो कि हम यूज कर रहे हैं उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है उसका मेन जो यूज है वो यही होता है कि हम उसको जीन क्लोनिंग में या फिर डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, जो कि हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे भी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी एक पार्ट में। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। वीडियो पॉज करके आप लोग इससे नोट्स भी बना सकते हो। आई थिंक आपको, आई होप
कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आपको नई नई वीडियोस जो भी फॉर्मेशन होगी या जो भी मैं बनाऊंगी वो आपको चीज़ें क्लियर करा सके, आपको कुछ टॉपिक्स जिसमें डाउट रहता है वो आपको क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।